नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस वीकेंड ये वीकेंड एक्चुअली काफी खास है। एक तो क्रिकेट मैच है और दूसरा नवरात्रि की शुरुआत भी है। त्योहारों की शुरुआत यहीं से होती हुई नजर आएगी। और उससे पहले हमने देखा है कि सरकार की तरफ से काफी सारे स्टेप्स पिछले 2-3 महीने में उठाए गए हैं। इंपोर्ट ड्यूटी की कटौती की बात हो, एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध या कर्ब्स लगाने की बात हो, या फिर स्टॉक लिमिट्स जो कि बहुत सारी कमोडिटीज में हमने लगते हुए देखी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनसर्टनिटीज भी काफी ज्यादा रही। डॉलर इंडेक्स में बढ़त थी, इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़ते रहे, उसका भी असर यहाँ पर कमोडिटी ट्रेड पे पड़ा। चीन की मांग कितनी आ रही है, कैसी आ रही है, उसका भी असर हमने आते हुए देखा। और साथ ही साथ जिस तरह के जियोपॉलिटिक्स हैं, कच्चे तेल में जिस तरह की उठापटक है, उसका भी असर यहाँ पर काफी हद तक कमोडिटीज में आया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है कि आने वाला समय अब त्योहारों से भरपूर है। उसके बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा और फिर अगले साल इलेक्शंस भी हैं। तो इस समय में कमोडिटीज के क्या प्राइसेस रहते हैं, इस पर सरकार की एक पैनी नजर तो रहती है ही। और साथ ही साथ कंज्यूमर्स के लिए ये काफी समय उस सवाल होने वाला है जब खरीदारी यहाँ पर की जाती है, त्योहार मनाए जाते हैं। तो इन सभी कमोडिटीज की हम बात करेंगे, एक जायजा ले लेते हैं कि किस तरह की अवेलेबिलिटी है, सरकार के मेजर्स का कितना यहाँ पर फर्क पड़ा और आगे जाकर अब भाव आपके लिए कैसे रह सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन और श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। साथ ही बात करेंगे हम सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल से। और हमारे साथ जुड़ेंगे रायपुर अनाज संघ के प्रेसिडेंट SN माहवार। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। अतुल जी, आपसे शुरुआत करेंगे और सबसे पहले चीनी से ही शुरुआत करते हैं, कुछ मीठा हो जाए। और जिस तरह की प्राइस मूव्स हमने यहाँ पर आते हुए देखी हैं, एज ऑफ नाउ कैसे देखते हैं आप अवेलेबिलिटी, क्योंकि प्रोडक्शन नंबर्स को लेकर भी काफी डिबेट रही है, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस आगे जाते हुए? देखिए, मैं नहीं समझता कि चीनी जो है अपने ग्राहकों की या अपने कस्टमर्स की और हिंदुस्तानियों की कोई भी तकलीफ देगी इस फेस्टिवल में। शक्कर आज भी देखिए 37-38 रुपए किलो की रेंज में बिक रही है और आज से 3 महीने पहले समझ लीजिए ये भाव 34-35 रुपए था। तो मैं नहीं समझता कि शक्कर में कोई खास तेजी आई है। और जहां तक अवेलेबिलिटी का सवाल है, मैं नहीं समझता कि अवेलेबिलिटी में कोई तकलीफ है। अगर 1 अक्टूबर को अपने देखें तो वी हैड ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 5 से 5.5 मिलियन टन का ओपनिंग स्टॉक। और इस बार अगर प्रोडक्शन घट भी जाता है, मान लीजिए खुदा ना खास्ता शुगर का, तभी भी 29 से 30 मिलियन टन तो मैं समझता हूँ चीनी बनेगी और प्लस 4-4.5 मिलियन टन एथेनॉल में डाइवर्ट होगा। तो इफेक्टिवली शुगर का इस मर्तबा सुक्रोज के रूप में प्रोडक्शन होगा, समझ लीजिए 34-35 मिलियन टन के आसपास। तो मैं नहीं समझता कोई तकलीफ होने वाली है शक्कर के मुतल्लक हिंदुस्तान के कंज्यूमर्स को। वो अलग बात है कि बाजार इंटरनेशनली कितना भी तेज हो, हम लोग इतने ज्यादा रेगुलेटेड हैं और इतने ज्यादा मतलब वर्ल्ड से अलग हैं कि मैं नहीं समझता कोई अपने आप को इसमें शुगर में कोई तकलीफ होने वाली है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया इस मामले में। एब्सोल्युटली अतुल जी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो 12-13 साल के हाईज पे चीनी चल रही है। और जैसे आपने कहा कि हम तो बिल्कुल आइसोलेटेड हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे आपने ये भी कहा कि हम बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल्ड हैं एज ऑफ नाउ, चीनी के मामले में नहीं, बाकी कमोडिटीज के लिए भी, जिनके ऊपर अभी हम आएंगे। लेकिन क्या ये कंट्रोल छूटता हुआ देखते हैं आप? क्या एट ऑल आने वाले 6 महीने 1 साल में आपको लगता है वो सिनेरियो फिलहाल बनता हुआ दिखेगा? मैं 1 साल तक की तो बात नहीं कह सकता, पर एटलीस्ट इलेक्शन तक तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई भी डील होगी। क्योंकि कोई भी जो पॉलिसी मेकर है वो कतई इन्फ्लेशन से घबराता है। और मैं समझता हूँ इन्फ्लेशन इज अ डर्टी वर्ड फॉर ऑल दी डिसीजन मेकर्स। तो इस मामले में मैं समझता हूँ कुछ ज्यादा बदलाव आने वाला नहीं। आप शक्कर में कोई एक्सपोर्ट भी नहीं खुलने वाला है और ये बाजार जहां है उसी की रेंज में रहने चाहिए। मैं नहीं समझता कोई तकलीफ होने वाली है। ऑलराइट, एक्चुअली मेरा अगला सवाल था एक्सपोर्ट को लेकर, पर जैसे आपने कहा कि वो भी नहीं खुलने वाले हैं यहाँ पर और सरकार की पैनी नजर रहेगी। और जिस तरह का हेविली कंट्रोल्ड बाजार फिलहाल है वो भी अभी हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये एक सेक्टर है जिसके ऊपर यहाँ पर रोक टोक लगी ही रहेगी। अतुल जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा। जी जी, हिंदुस्तान में ऑफिशियली तो रोक टोक लगी हुई है, पर एक चीज बहुत बड़ी समझने वाली है कि आज अपने यहाँ शुगर $490 की रेंज में है, रफली अगर डॉलर रूप में बात करें। और बगल के जो हम लोगों के देश हैं, जैसे बांग्लादेश हुआ या नेपाल है, वहां पे शक्कर $1000 की रेंज में है। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा इंसेंटिव है स्मगलिंग के लिए। तो वो एक थोड़ा गवर्नमेंट को जरा नजर रखनी पड़ेगी और पैनी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें
आ रही हैं कि शुगर इन कंट्रीज में जा रही है। वेल, जहां तक स्मगलिंग और वो सब की रिपोर्ट है, वो तो हमने चावल में भी काफी सुनता हुआ देखा था हिमांशु, अगर आपको याद हो। सरकार इसीलिए एक के बाद एक सारी वेराइटीज यहाँ पर कर्व करती गई, क्योंकि बासमती के नाम पे सारे चावल एक्सपोर्ट हो रहे थे और काफी कुछ हो रहा था। मैं आपसे अवेलेबिलिटी और प्राइसेस की बात करूं उससे पहले हिमांशु, ओवरऑल जिस तरह के प्रतिबंध हैं, जिस तरह का हेवीली रेगुलेटेड मार्केट अब राइस भी बन चुका है, एक ऐसी कमोडिटी जो हम अच्छी खासी उगाते हैं, एमएसपी पे सरकार बहुत ज्यादा खरीदती भी है, उसके ऊपर भी हमने इतने सारे यहाँ पर होल्ड आते हुए देखे हैं। कब तक आपको लगता है कि ये यहाँ पर स्थित रहेंगे? तो सही कहा कि ये एक ऐसा कमोडिटी है जो इंडिया सबसे ज्यादा बनाता है। इस बार बहुत बहुत मेजर क्रॉप हमारे सामने है, जो कि 132 टू 135 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन एक्सपेक्टेशन है। एंड हमारा इंडिया का पीक में कंजम्पशन इज ओनली 105 टू 108 मिलियन मेट्रिक टन्स। तो अच्छा खासा कुछ 25 से 30 मिलियन टन का हम एक्सेस उम्मीद कर रहे हैं रहेगा। रेगुलेशन गवर्नमेंट्स के जरूर इसलिए आए हैं बिकॉज इलेक्शन ईयर्स है, गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का इन्फ्लेशन नहीं देखना चाहती है। राइस के प्राइसेस में गवर्नमेंट को कुछ 11 से 12% का इन्फ्लेशन आता दिखा है, बट वो मेजरली इसलिए है क्योंकि एमएसपी में भी 7% की बढ़ोतरी हुई है। तो ऑर्गेनिकली राइस के प्राइसेस पे भी उसका इफेक्ट हमें देखने मिलता है। तो आने वाले समय में रेगुलेशंस एटलीस्ट नेक्स्ट 6 महीने तक तो रहने चाहिए। एंड प्राइसेस काफी नीचे आए हैं, हमने 38 रुपीज से प्राइसेस को 32 तक आते हुए देखा है। एंड आने वाले समय में भी जिस हिसाब से हमारा गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, प्राइसेस और नीचे ही रहेंगी। और किसी भी प्रकार की आम जनता को यहाँ पर प्राइसेस की मार होती नहीं दिख रही है, क्योंकि ऐसा मैंने कहा कि 25 से 30 मिलियन टन हम एक्सेस पर रहेंगे। अब सरकार को ये देखना है कि इतने बड़े क्रॉप को सरकार हैंडल कैसे करती है बिना एक्सपोर्ट के मशीनरी के। बिकॉज एक्सपोर्ट एक इम्पोर्टेंट मशीनरी था जो सरकार को काफी लिक्विडिटी और काफी ईज ऑफ मूवमेंट देता है फार्मर्स को भी। तो खरीफ क्रॉप में तो सरकार खरीदी करती है, रबी क्रॉप में सरकार खरीदी भी नहीं करती है। तो काफी बड़ा क्रॉप सामने है, तो ये देखना होगा कि कैसे इसको हैंडल करते हैं एक्सपोर्ट में रेगुलेशंस को जारी रखते हुए। और जैसे आपने कहा हिमांशु कि अगले 6 महीने यहाँ पर लग सकता है कि हम यहाँ पर कोई एक्सपोर्ट ना खोलें, इतने सारे जो प्रतिबंध हैं वो भी यहाँ पर ना हटाएं। ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स की बात तो करेंगे ही, लेकिन एज एन इंडस्ट्री, एज एन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अभी किस तरह के हालात हैं? अभी तो काफी दिक्कत है, क्योंकि अभी पारबॉइल्ड राइस एकमात्र राइस है जो कि अलाउड है, वो भी 20% ड्यूटी के साथ। और उसमें भी आज इम्पोर्टेंट डेट है बिकॉज 15th तक ड्यूटी था। 16th से एज पर करेंट जो नोटिफिकेशन है 16th से वो ड्यूटी हट जानी है। तो ये देखना होगा कि आगे सरकार इस ड्यूटी को एक्सटेंड करती है, हटाती है, या क्या उनके जहन में क्या है, कैसे वो मार्केट को देखते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ड्यूटी धीरे धीरे नीचे आ जाएंगी, क्योंकि इवेंचुअली सरकार को ये भी देखना है कि आने वाले समय में रबी क्रॉप जो सरकार नहीं खरीदती है उसका परचेज एक्सपोर्ट पे काफी डिपेंडेंट रहता है। तो वो एक देखने वाली चीज होगी कि सरकार उस चीज को कैसे देखती है, क्योंकि इतना बड़ा क्रॉप हैंडल करना काफी डिफिकल्ट है। और जो अभी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जो अभी हालात हैं वो तो अभी काफी खराब है। बात अब यहाँ पर एडिबल ऑयल की भी कर लेते हैं, और ये एक और एरिया है अतुल जी जहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हमने प्राइसेस में आते हुए देखी है। रिकॉर्ड इंपोर्ट होते हुए नजर आए हैं जुलाई अगस्त में। सितंबर में गिरावट है, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो कि हैवी फेस्टिवल वेडिंग मंथ्स हैं, किस तरह के इंपोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है? आपको ख्याल होगा कुछ महीने पहले मैंने आपसे बोला था कि अपने प्राइजेस जो हैं 90 रुपए, डोमेस्टिक की बात करूं 90 रुपए प्लस माइनस 5 रुपए रहने वाले हैं। आज 3 महीने बाद ऐसा लगता है कि मैंने उसमें जो बोला तो वो प्रोफेटिक हो गया है। इतना ज्यादा हिंदुस्तानियों ने एल नीनो के डर से या कोई भी डर से इतना ज्यादा इंपोर्ट किया कि आज सिचुएशन ये हो गई है कि अभी भी भरावा है। और हम लोगों का तो ये अंदाज है कि इस साल रफली अपना 16.7 या 167 लाख टन अपना इंपोर्ट होगा बाय द एंड ऑफ अक्टूबर महीने में भी हम लोगों का रफली आइडिया बन रहा है कि 1.2 मिलियन टन आएगा। ये सब सिनेरियो बाजारों को उठने देने में बहुत कष्ट होगा। और मैं नहीं समझता कि ये इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आज कंजम्पशन काफी रोबस्ट हो गया है, हिंदुस्तान का कंजम्पशन भी काफी बढ़ा है पोस्ट कोविड। तो अगर अपने एनुअलाइज्ड बेसिस पे देखें
तो रफली हम लोगों का जो डोमेस्टिक का कंजम्पशन है वो 21 से 22 लाख टन महीने का होता है, और ये मीट होता है 13-13.5 लाख टन से इंपोर्ट से, और बैलेंस 7 से 8 लाख टन डोमेस्टिक सोर्सेज से। तो जब 13 से 14 लाख टन के सामने अपने 16-17 ऐसे 18 टाइप का इंपोर्ट कर लिया, तो उसका बोझा बाजारों पे तो रहने वाला है। तो मैं समझता हूँ जो आपने दोनों कमोडिटीज पकड़ी है ना, चीनी और एडिबल ऑयल, ये दोनों कंज्यूमर्स को कोई तकलीफ नहीं देंगी आने वाले फेस्टिवल मंथ्स में। और विद सोया क्रॉप भी जो अभी रीजनेबल दिखाई दे रही है, वो भी क्रशिंग भी देखिए अब चालू हो गई है। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि इस महीने हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में 9 से 10 लाख टन की भी क्रशिंग हो जाए सोयाबीन की, तो वो बाजारों को भी उठने नहीं देगी। तो ओवरऑल कंज्यूमर सेफ है। ऑल राइट, सेफ है क्योंकि सरकार ने उसको सेफ एज ऑफ नाउ यहाँ पर बनाया हुआ है। लेकिन महावार जी आपके पास भी आना चाहेंगे, और इससे पहले कोई और सवाल पे जाएं, आपसे भी यही जानना चाहेंगे क्योंकि ये एक और सेक्टर है जहां पर सरकार की होल्ड काफी स्ट्रांग रही है। हमने देखा था वार्निंग्स आते हुए, स्टॉक का मैंडेटरी आपको बताने की भी यहाँ पर बात की गई है, इंपोर्ट्स भी यहाँ पर वेरियस कंट्रीज से काफी दालों के मंगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर चने की बात की जाए तो जिस तरह से सरकार का होल्ड इसके ऊपर है, कैसे देखते हैं आप उसे? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों का खूब खूब अभिनंदन, आभार करूंगा। अवेलेबिलिटी मैम भारत सरकार के पास चने की पूर्ण रूप से मतलब बहुतायता में है। अगर हम देखना चाहें, अगर R23-23 का स्टॉक है तो वी हैव राइट नाउ 22 लाख मीट्रिक टन, 22 लाख मीट्रिक टन अपने पास, अब हमारे पास अभी भारत देश के पास है। अगर R18 से लेकर R21 तक, फ्रॉम 2018 टू 2021 अगर हम देखें तो वो करीब 2.5 से 3 लाख टन का स्टॉक है, और 10 से 12 लाख टन का जो है वो प्राइवेट स्टॉक ऑलमोस्ट वी हैव, प्राइवेट स्टॉक ट्रेडर्स एंड मिलर्स। तो इसका टोटल ऑलमोस्ट 33 टू 35 लाख टन है। और कंजप्शन साइड में अगर हम जाएंगे तो 6 लाख पर महीने का कंजप्शन है, 6 लाख टन के महीने का लगभग कंजप्शन है। वी हैव अक्टूबर, वी हैव नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। फरवरी से न्यू क्रॉप स्टार्ट हो जाती है। तो अगर 4 महीने का कंजप्शन देखें तो ज्यादा से ज्यादा हैवी मोड में फेस्टिवल साइड को भी देखते हुए 24 लाख टन का कंजप्शन है। तो वी हैव इनफ सरप्लस स्टॉक मैम इन चना। और भारत दाल जो अभी नेफेड के द्वारा, नेफेड जो है वो इस प्राइजेस को बहुत अच्छी तरह जो है वो कंट्रोल करके रखे हुए है। साथ में भारत दाल के जो टेंडर्स आए हुए हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को सस्ते भाव में, मतलब एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर केजी, वो डायरेक्टली हर कंज्यूमर्स को हर घर डोर जा करके कोई भी प्राप्त कर सकता है, ले सकता है। दालों में वो अच्छी कंट्रोल करके रख रहा हुआ है। मतलब इवन देखा जाए तो सीजी, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, एमपी, बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऑलमोस्ट 50,000 मीट्रिक टन की जो है भारत दाल की जो है वो अवेलेबिलिटी जो है वो बन गई है अगले महीनों के लिए, फेस्टिव सीजन के लिए। तो उपभोक्ता को पूर्ण रूप से जो है वो सस्ती दरों में दाल जो है भारत देश मुहैया करा रहा है, नेफेड मुहैया करा रहा है। और उसके लिए नेफेड को खूब धन्यवाद है कि वो कंज्यूमर का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा है। और चने दाल की अवेलेबिलिटी होने से बाकी जो दालें हैं जैसे कि तुअर दाल, उसकी थोड़ी सी जो है वो बोला जाए देखा जाए तो उसकी कहीं ना कहीं कमी दिख रही थी। वो भी जो है वो चने दाल के कारण कंट्रोल में दिखती है, उसके प्राइसिंग कंट्रोल में दिख रहे हैं। तो थैंक्स टू नेफेड एंड थैंक्स टू भारत सरकार ऑल्सो। तो जहां तक सभी कमोडिटीज की बात है, सरकार ने जिस तरह से मेजर्स यहां पर लिए हैं या सरकार का जिस तरह से कंट्रोल है इनके ऊपर, वो इंश्योर किया है कि अवेलेबिलिटी है और प्राइसेस यहां पर इन कंट्रोल आते हुए नजर आए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो अपने सभी जानकारों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे जाकर यहां पर प्राइस व्यू अंटिल दिसंबर क्या बनता हुआ नजर आएगा। पर काफी अच्छी खासी है, सरकार ने यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड भी बनाया है सभी एसेंशियल कमोडिटीज के लिए। और जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आगे त्योहार हैं, शादियों का सीजन है और फिर अगले साल इलेक्शंस हैं, और उससे पहले भाव बहुत ज्यादा ना बढ़े, इसलिए हमारे जानकार ये भी नहीं मानते कि बहुत ज्यादा यहाँ पर होल्ड खुलता हुआ नजर आएगा। अतुल जी, ये सवाल आपसे है, कैसे देखते हैं आगे जाकर फिर प्राइसेस, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के जो क्यूज हैं, और क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि खाने का तेल तो हम 60% अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको इम्पोर्ट करते हैं, वहां से क्या क्यूज देखते हैं आप? देखिए, एक चीज तय है कि हिंदुस्तान के जो इम्पोर्टर्स हैं
उन लोगों ने बहुत जबरदस्त नुकसान किया है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि अक्टूबर महीने में जो ऊपर में पीक में 18 लाख टन लाए थे तेल, अक्टूबर महीने में करीबन 12 लाख टन तेल आने की अंदेशा है, और मैं समझता हूँ नवंबर आने में वो 10 लाख टन रह जाएगा। तो जब इंपोर्ट अपना घट रहा है तो अपना जो इतना एक्सेस सिस्टम के अंदर तेल आ गया था वो थोड़ा कंज्यूम हो रहा है। एक और चीज है कि सोयाबीन का मैंने देखा है कि कोई ज्यादा इंपोर्ट अभी आने वाले दिनों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सब चीजें सिग्नल ये दे रही हैं कि आने वाले दिन बाजार के स्लाइटली बेहतर होंगे, और जो ये लेवल्स आ चुके हैं ये मैं समझता हूँ अगले 3 महीने तो अपने को शायद धीरे धीरे घर छोड़ देंगे और इससे ऊपर के लेवल पे चले जाएंगे। और जहां तक शक्कर की बात है, शक्कर में तो मैं समझता हूँ कि कोई खास उठापटक नहीं होने वाली है। जो 37-38 रुपए किलो की रेंज चल रही है उसके आसपास ही बाजार टहलता रहे, क्योंकि क्रशिंग सीजन अपनी 1 नवंबर के आसपास से चालू हो जाएगा। और शुगर की एज सच भी कोई अवेलेबिलिटी में हिंदुस्तान में कमी नहीं दिखाई देती है। पर तेलों में जरूर मैं समझता हूँ कि जो पुराना घर था और ये जो बाजार आज आ गए थे, इससे धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और थोड़ा मार्केट अब फ्रेंडली होता जाएगा, एटलीस्ट डोमेस्टिकली। इंटरनेशनली भी बाजार अब देखिए बहुत ज्यादा घटने की गुंजाइशें कम हो चुकी हैं, तो हिंदुस्तान के लेवल्स थोड़े बढ़ेंगे ही। तो जहां तक चीनी की बात है, भाव स्थित रहेंगे 37-38 के आसपास। जहां तक खाने के तेलों की बात है, तो अगर आप खरीदारी करें थोड़ा ज्यादा ही ले लें, जैसे अतुल जी कह रहे हैं, आगे जाकर थोड़ी तेजी यहां पर इन प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। मिस्टर बाबर, आप कैसे देखते हैं चने के प्राइसेस को अब यहां से, क्योंकि ये एक वो कमोडिटी है कि सारी मिठाइयां इससे बनती है, तला भी इसी को जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड में ये यहाँ पर त्योहारों में आ जाता है। तो जैसे आपने कहा कि नेफेड के पास अच्छा खासा है, मार्केट में भी आ रहा है, जो सरकार के यहाँ पर हमने कदम उठते हुए देखे हैं उससे अवेलेबिलिटी भी है, लेकिन क्या ये अवेलेबिलिटी आगे बरकरार रहता हुआ देखते हैं? क्या ऐसी सप्लाईज हैं और कैसे रहेंगे प्राइसेस? मैम देखिए, नेक्स्ट 20 डेज जो है वो डिमांड की पीरियड के टाइमिंग है। फेस्टिव सीजन का ऑब्वियसली उसमें खपत होनी है, और वो नेक्स्ट 20 डेज डिमांड टाइमिंग है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये डिमांड को देखते हुए ये अभी चने के प्राइसिंग जो है वो रेंज बाउंड रहना चाहिए। इसमें दिवाली तक 100 से 150 रुपए का गेन यहाँ इस भाव से आ भी सकता है। अगर नीचे लेवल में देखे जाए तो यहाँ से 100 से 150 रुपए घटने की बस जगह है, और अगर बढ़ने की जगह देखा जाए तो वो 150 ऑलमोस्ट मैक्सिमम साइड में अगर इनफ एक्सेस अगर कहीं तो भी फेस्टिव डिमांड देख सकते हैं, क्योंकि बाकी दालों के अपेक्षा जो है चना दाल जो है वो कम भाव में मिल रही है। तो वो मैक्सिमम साइड में 200 रुपए की एक बार तेजी बस देखने को मिल सकती है। यहाँ से 150 से 200 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है, और 100 रुपए के आसपास में इसमें मंदा दिखने को दिख सकता है। लेकिन दिसंबर तक की बात करें तो दिसंबर तक का फोरकास्ट करना अभी मेरे लिए या किसी के लिए भी उचित नहीं होगा, क्योंकि उस समय सोविंग कैसी रहती है, बिजाई कैसी रहती है, मौसम कैसा रहता है, अनुकूल रहता है कि नहीं रहता है। अभी 14 से लेके 18-19 तारीख तक जो राजस्थान और उसके ऊपरी साइड में जो है वो पानी दिखा रहा है, बरसात दिखा रही है, तो उसमें वो सोविंग कैसे करते हैं किसान के उस समय सोविंग के फिगर्स क्या आते हैं, डेटा क्या आते हैं। तो दिसंबर और जनवरी के जो फिगर्स हैं, जो भाव हैं, वो निर्धारित उस समय सोविंग को देखते हुए होंगे इसमें। ऑलराइट, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो बुआई होनी है उसके ऊपर तो यहाँ पर नजर रहेगी, लेकिन जैसे कहा गया कि अगले 20 दिन तक चने की डिमांड यहाँ पर काफी स्ट्रांग भी रह सकती है आगे जाते हुए। मिस्टर भावर, जिस तरह के हमने नंबर्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं और जैसे देखा भी जाता है, जैसे आपने भी कहा कि कहाँ से डिमांड निकल के आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो अगर हम यहाँ पर सिटी वाइज या स्टेट वाइज भी जाए तो भी क्या भावों में बहुत ज्यादा उठापटक है या बहुत डिफरेंस है? तो ज्यादा कोई उठापटक नहीं है। अभी दिल्ली का प्रेवेलिंग प्राइस जैसे राइट नाउ आज टुडे का अगर आज का बात करें तो 6350 से लेके 6400 के बीच में है। नागपुर वही 6000 के बीच में पिछले 5-10-15 दिनों से चल रहा है। रायपुर भी 6000 की रेंज में है। ये सब सारे कैश के भाव हैं। अकोला भी ऑलमोस्ट 5950 रुपए के भाव है। 6450-6500 की रेंज में कानपुर के भाव हैं, लेकिन वो क्लेम कंडीशन और कैश डिस्काउंट के भाव है। अगर हम बिना क्लेम और कैश डिस्काउंट के भाव रखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 61-62 के रेंज में है। तो ऑल ओवर इंडिया के बेसिस में नेफेड की रेंज जो है वो 5850 से लेकर के 5925 रुपए तक की है। और अगर बिल्टी के रेट्स देखें तो वो ऑलमोस्ट दिल्ली, नागपुर, रायपुर, अकोला 60 से लेकर 6300 रुपए तक के हैं मैम।
और आप कह रहे हैं कि यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कंज्यूमर्स को नहीं करनी चाहिए। मैम नेफेड मतलब भारत सरकार की जो अभी इच्छा है, ऐसा जैसा मतलब भारत सरकार और नेफेड जो है जो इन कदम उठाए हुए हैं, जैसे भारत दाल, जैसे कि मैंने अभी जस्ट कहा था, जी। भारत दाल अगर 60 रुपए में अवेलेबल है राइट नाउ, तो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली मिल रही है। ओके तो ज्यादा तेजी की अपेक्षा फिलहाल तो राइट नाउ तो नहीं करनी चाहिए मैम। ओके, तो यानी कि सारी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, चाहे वो चावल है, चीनी है, खाने के तेल है, चना है जिससे बेसन बनता है, सभी कमोडिटीज में सरकार की पैनी नजर रही है। तो इंडस्ट्री को बहुत शायद ज्यादा फायदा ना हो रहा हो, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए डेफिनेटली यहाँ पर ये अच्छा पीरियड है। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया अतुल जी, हिमांशु, मिस्टर महावर, आप सभी का हमारे साथ आज समय निकालने के लिए, और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।